everyone, my name is Prashant and you are watching New Indian Era. So finally welcome back to हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल New Indian Era के अंदर। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी धमाकेदार चीजें सीखेंगे। लेकिन यार मैं जानता हूं कि हमारे जो क्लास 11th के स्टूडेंट होते हैं वो 10th से सीधे 11th में आते हैं और 11th में आकर के या तो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से होते हैं तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से क्लास 11th के कॉन्सेप्ट नहीं समझते। कुछ बच्चे क्लास 11th के बेसिक्स क्लियर ही नहीं करते। इसके लिए हम सब ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है, आज 4 साल से हम देख रहे हैं कि यही होता है। तो इसके लिए हम लोग अपनी इस प्यारी सी कॉन्सेप्ट बैच के अंदर लेक्चर 0 से शुरुआत करते हैं। मतलब लेक्चर 0 फिर लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2 ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 0 के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग सीखते हैं और उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, एकदम बेसिक से उठाएंगे और आपको आगे ले चलेंगे। एकदम बेसिक से उठाएंगे और आपको आगे ले चलेंगे। क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। बस इस सेशन के अंदर जो भी हमारे सारे टीचर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आएंगे आपको शिद्दत से उनको देखना है और डे 1 से पढ़ाई करनी है। इस बात को ध्यान देना, डेली लर्निंग करनी है, याद करना है, रोज का रोज पढ़ाई हुई चीजों को रोज याद करना है, बार बार वीडियोस देखने हैं, बार बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखना है, नोट्स बनानी है। जीवन में किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहना। जो हम सिखाते हैं, जो हम लिखवाते हैं और जो हम बोलते हैं, उन सारी चीजों को अपने नोट में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप याद रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा फेवरेट डायलॉग है, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्यारे से चैप्टर के साथ जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करें आज, चलो तो हम होंगे कामयाब भाई। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स। भाई बायोलॉजी क्या होता है, यहां से शुरू करेंगे, एकदम चिंदी लेवल से उठाऊंगा और मजा आ जाएगा सीखने में, मस्त। एक ही चीज थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इन प्यारे से लेक्चर्स के अंदर आप सभी लोग ईयरफोन जरूर लगा लेना। ईयरफोन लगा लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, अच्छे से सब कुछ कर पाओगे, समझ रहे हो, पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, सबसे पहले आप सब बच्चे एक 200 पेज की जो एक नोटबुक है वो बना लो। क्या बना लोगे? 200 पेज की नोटबुक। कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने 3 से 4 दिन पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो दी थी, वो कितने लोगों ने उसको देख ली। मैंने उसके अंदर ये भी बताया था कि हाउ टू क्रिएट नोट्स कैसे बनाने हैं। हम अपने ऑफलाइन ट्यूशन के कुछ बच्चों की नोट्स भी दिखाए थे आप लोगों को कि वो बच्चे नोट्स कैसे बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको ये तक बताई थी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स खरीदनी है, नोटबुक कैसे खरीदनी है, वो आपने खरीदा होगा, है ना। तो 200 पेज की आपको नोटबुक खरीदनी है, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 0 के साथ। कॉन्सेप्ट बैच कमेंट बॉक्स में #OP इन द चैट, ठीक है। तो चलो यहां देखते हैं, तो व्हाट इज बायोलॉजी, कहां से हम शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी क्या होता है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं गाइस आज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिखवाऊंगा उस हर एक चीज को समझने की कोशिश करना। अपने बाजू में टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना और जो भी 200 पेज की बुक बना रहे हो उस बुक को प्लेन पेपर लेना, लाइन वाली बुक मत लेना, प्लेन बुक खरीदो जिसमें बिना लाइन का कोरा कागज रहता है ना, बिना विदाउट लाइन वाली, वो बुक लेना और शुरू से स्टार्ट करना। पहले ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो क्योंकि हम एकदम बेसिक से सीखने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो बायो का मतलब यहां पर लिविंग सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉजी वर्ड जो है ये हमारे लॉगस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या जिसका मतलब होता है? टू स्टडी। गाइस जो हम ये लिख रहे हैं ये सारा लिखा हुआ आपको सेशन नोट्स इसको कहते हैं। ये सेशन नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में और हमारे प्यारे एप्लीकेशन के अंदर फ्री में, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बैच इज फ्री, तो उसके अंदर भी आपको ये सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ गया अच्छे से? चलिए हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज और जानेंगे इस चैप्टर के अंदर।
इस चैप्टर के अंदर एक चीज हम ये जानेंगे गाइस कि आखिरकार हमारे क्लास 12th के अंदर जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें कितने तरीके के थोड़े से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजी इस हमारे बुक के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे में कुछ फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद कुछ अप्लाइड बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, अप्लाइड बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। और उसके बाद कुछ इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं। अब आपको बता दूं कि ये कितने कौन से कहां चैप्टर्स हैं। तो रिप्रोडक्शन का हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 है। फिजियोलॉजी के हमारे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 है। अप्लाइड बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11, फिर उसके बाद हमारा 13, ये सारे चैप्टर हैं। बाकी के जो बच गए जैसे कि मान लो चैप्टर नंबर 5 हो गया, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, बट फिर भी मैं इसको इकोलॉजी में डाल ही देता हूं, उसके लिए अलग ब्रांच बनाऊं क्या आप। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हमारा 12th, फिर उसके बाद हमारा 14th और 15th, ये सारे इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे गाइस कि अगर जितने बच्चों को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाले जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है वो एमबीबीएस जिसको डॉक्टरी के अंदर जाना है तो वो ये सारे चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देगा। जिन बच्चों को क्लास 12th के अंदर टॉप करना है ना, किसके अंदर, 12th बोर्ड के अंदर, तो वो इन चैप्टर को कभी नहीं छोड़ेगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहां तक की सारी चीजें ओरिएंटेशन होता है ये शुरू करने से पहले। लेक्चर 0 में हमारे चैप्टर को, हमारी पूरी बायोलॉजी की जो किताब है उसमें क्या क्या दिया है ये हमें पता होना चाहिए। ये दोनों चैप्टर तो बहुत जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन भाई बहुत जरूरी है, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। अरे भाई क्या है, फिजियोलॉजी के अंदर हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर में काम होता है, हमारा वर्क बॉडी का कैसा होता है। इसमें मतलब डॉक्टरी करनी है, चैप्टर आने चाहिए भाई। इसमें 2 चैप्टर हमारे प्लांट से रिलेटेड हैं, जो ये चैप्टर्स है वो हमारे प्लांट्स से रिलेटेड है। ठीक है, और जो बाकी के जो ये चैप्टर्स है ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। अब मैं एक बात बताऊं बच्चा पार्टी, अब मैं आपको एक बात बताऊं बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर अभी तक जो मैंने यहां पे लिखाया और मैंने बोला तुमने अब तक अगर अपने ब्लैंक पेज में नहीं लिखा है तो आप समझ जाना यू आर नॉट टॉपर एंड आप क्लास 12th में टॉप करने के लिए नहीं बने हो। विद इन 10 मिनट हमने डिसाइड कर लिया कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो टॉपर लड़का होगा, जो भी मैंने अब तक यहां लिखाया है वो नोट डाउन करते जा रहा है। जो मैं कुछ चीजें नहीं लिखवा रहा हूं, कुछ चीजें मैं सिर्फ बोल रहा हूं, उन चीजों को भी वो एक्स्ट्रा करके लिखते जा रहा है, वीडियो रोक के लिखते जा रहा है, नोट्स अपनी बनाते जा रहा है बढ़िया अलग अलग कलर में। ग्रीन कलर की पेन ले लो, रेड कलर की पेन ले लो, ब्लैक कलर की पेन ले लो, अलग अलग कलर से बढ़िया लिखते जा रहे हैं। टॉपिक किसी और कलर से, डिटेल किसी और कलर से लिख रहा है, वो लड़का टॉपर है। और अगर आप नहीं कर रहे हो यू आर नॉट टॉपर, यू आर जस्ट कि हाँ वीडियो लेक्चर फ्री में मिल रहा है तो पढ़ लेते हैं, कोई कदर नहीं है इसकी, है ना, यही होता है। इसीलिए फिर बाद में सब पेड चालू करते हैं क्योंकि तुम फ्री की कदर नहीं करते हो, यही चीजें होती हैं। तो नोट डाउन करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, अब बहुत मजा आएगा पढ़ने में, कसम से कह रहा हूं। चलिए आगे बढ़े। देखो भाई, इकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। हर एक चीज को अच्छे से लिखते जाना। मैं हूं तो बायोलॉजी की कोई टेंशन नहीं है। व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये सारा ओरिएंटेशन हो गया होगा। अब छोटा सा मार्क्स का ओरिएंटेशन भी कर लेते हैं। तो देखो, हमारा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो इसके अंदर 70 मार्क्स रिटन और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, जिसमें से ये और ये दोनों तुम्हारे हाथ में डिपेंड करता है कि तुम कितने मार्क्स लेके आते हो। इस चीज को ध्यान देना। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी का ओरिएंटेशन आपको समझ गया है। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर कि आखिरकार अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं यहां पर। तो हमने अभी सीखा कि जो हमारी बायोलॉजी है वो क्या होती है। हमने अभी अभी जाना जस्ट कि हमारी जो बायोलॉजी है वो क्या है। हमने देखा कि जहां पे बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब है लॉगस। लॉजी एक लॉगस वर्ड से बना है और लॉगस वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी। तो हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी, यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी? हमने डेफिनेशन बनाई थी कि टू
स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमने डेफिनेशन बनाई थी। लेकिन क्या बच्चों आप सबने ये सोचा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? हम क्यों कहते हैं कि ये पेन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन प्रशांत भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तुम मोबाइल देख रहे हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन तुम्हारा मोबाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। चलो सोचो, मुझे बताओ कि कोई भी इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है? ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? सोचो, उसको हम जिंदा क्यों कहते हैं? वो मर गया या जिंदा है? तो मरे हुए में और जिंदा में क्या फर्क है? अब बोलोगे भैया जिंदा वाला चल सकता है, खाना खाता है, ये सब कर सकता है। सही बोल रहे हो, थोड़ा बायोलॉजिकल भाषा में बात करते हैं। बताओ मुझे, कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा? चलो मैं बताता हूं, क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है? ध्यान देना अच्छे से। हु परफॉर्म्स लाइफ्स प्रोसेसेस, हु परफॉर्म्स लाइफ प्रोसेसेस, इस बात का ख्याल रखना। जो लिखवाते चल रहा हूं नोट डाउन करते जाओ। तो जो लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करता है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाकी सब मरे हुए हैं। आप बोलोगे भैया कौन से लाइफ के प्रोसेस? तो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सांस लेते हैं। तो हमें यहां पे देखना है रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन, सांस नहीं लोगे, छोड़ोगे नहीं तो तुम मर चुके हो, है ना। जो जिंदा है, जो सांस लेता है भाई, वही आदमी जिंदा है। दूसरा चीज सर्कुलेशन। अब हमारे शरीर में खून तो है, लेकिन जो ऑक्सीजन लिया उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है हर जगह, तो इसके लिए सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में। फिर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल भी तो करना है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये एक लाइफ का प्रोसेस है, ये मरे हुए इंसानों में या लकड़ियों में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो वैसे भी लकड़ियों में नहीं होता है ना गाइस, सिर्फ ये लड़कों में होता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, दिमाग होना चाहिए उसके लिए, पापा की परियों में थोड़ी होता है। चलो आगे की बात करते हैं। यहां देखो नेक्स्ट है, अब खाना पहले खाएंगे। तो खाना खा लिया, तो खाना, कभी लकड़ी खाना खाती है क्या? तभी तो ये लोग हड्डी जैसे रहते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है। तो डाइजेशन हो गया। अब खाना खा लिया तो निकालेंगे भी, तो अब खाया है तो निकालना तो पड़ेगा ना, तो एक्सक्रीशन भी हम ही करते हैं। फिर उसके बाद अब हम छोटे से पैदा होते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं, तो ये सेल डिवीजन। अब लकड़ियां बड़ी होती हैं, तुम देखते हो ना लकड़ियां इतनी छोटी छोटी रहती हैं, हमारे कंधे से आती हैं लकड़ियां, ये लकड़ियों की, मैं लकड़ी की बात कर रहा हूं यार। तो सेल डिवीजन भी हम करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे लाइफ के प्रोसेस हैं। है ना। तो ये सारे के सारे लाइफ के प्रोसेसेस जो भी सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी परफॉर्म करता है, उसमें हम कहते हैं उसमें जान है, उसमें जिंदगी है। जो ये लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता उसको हम कहेंगे वो मरा हुआ इंसान है, वो बॉडी में जिंदगी नहीं है। इस बात को ध्यान देना। क्लियर हो गई बातें? द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाट हु परफॉर्म्स लाइफ प्रोसेसेस, इस बात का ख्याल रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यार, थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन और जानेंगे कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसी में देखो मैं कैसी नोट्स बना रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ध्यान दो जरा सभी लोग अच्छे से। टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, लिविंग सेल्स की बात। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले कि हम ये जानते हैं, टाइप्स से पहले ये सीखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कि लिविंग सेल, यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्या लिविंग सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ध्यान देना एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर भी शुरू नहीं किया हमने। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम सब बच्चे बताओ चैट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग सेल। किससे बना है? लिविंग सेल से बना है। समझ गया अच्छे से मैं क्या बता रहा हूं, इस बात को ध्यान देना क्लियरली। तो किससे बना है? लिविंग सेल से बनी हुई है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी। लेकिन जो सेल होते हैं, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ध्यान दो अच्छे से, आगे लिख के देता हूं, आगे लिखवा के देता हूं कि अब देखो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है, जैसे कि किसी जैसे अमीबा, पैरामोसियम, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। और हमारे जैसा शरीर, हाथी का शरीर,
इन सब में बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इस चीज को ध्यान देना। तो यहां पे लिखवा देता हूं कि यूनि का मतलब होता है सिंगल, हाँ सही पकड़े, तुम ही हो ना सिंगल तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर मतलब मेनी, ये तो क्रोम ब्राउजर गूगल में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये सारे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स दैट इज यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होता है वो यूनिसेलुलर है, बाकी मल्टी सेलुलर है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अब तक आपको क्लियर हुआ। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे बायोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरी बायोलॉजी को फील के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि आखिर हमारा सेल क्या है और ये जो सेल है ये कैसे बना हुआ, ये काम कैसे करता है, कितने टाइप के सेल होते होंगे हमारे शरीर के अंदर, ये सब हम जानते हैं। चलो तो आगे बढ़े। अब यहां पे जरा सभी लोग ध्यान दो अच्छे से। तो अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ के लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, आ जाओ। तो अब हम यहां पे सबसे पहले ये जानेंगे कि मान लो इस दुनिया के अंदर हमारा सिंगल दोस्त है जिसका नाम है राहुल। ये राहुल का शरीर है। अब मैं तो राहुल को ऐसे बनाता हूं, ध्यान दो अच्छे से सभी लोग। तो मैंने राहुल के पैर में जैसे ये चमड़ी है ना, स्किन, ये स्किन को मैंने निकाल लिया। ये स्किन को जब मैंने निकाल लिया, देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्किन को मैंने निकाला इसके। तो इसकी स्किन कैसे बनी होगी, कुछ ऐसे होगी। और इसके स्किन के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, है ना। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। जब मैं इसकी स्किन को डिटेल में रीड करूंगा, पढ़ूंगा, तो मुझे ये पता चलेगा। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये जो है इसे हम कहेंगे लेयर, लेयर को और क्या बोलते हैं, टिश्यू, है ना। और जो अंदर बैठा है ये क्या है, ये है सेल हमारा, है ना। ये बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो अभी भी जान लो, ये सब बहुत काम आएगा। अब देखो जो ये टिश्यू है, ये टिश्यू किससे बना हुआ है, छोटे छोटे सेल से बना हुआ है ना। तो टिश्यू हमारा क्या हो गया, टिश्यू क्या हो गया हमारा, ग्रुप ऑफ सेल। तो व्हाट इज टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। चलो अब हम आगे की बात करेंगे बच्चों कि ये सेल क्या होता है। हम अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि आखिर हमारा ये सेल क्या चीज है। तो देखो यार, इस दुनिया में हमारा शरीर सेल से बना है। दुनिया की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बनी हुई है। दुनिया में ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जो बिना सेल का हो, वायरस को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि वायरस लिविंग सेल नहीं है, वो बाहर मरा हुआ होता है, अंदर आके जिंदा हो जाता है आखिर वो असेलुलर होता है, उसमें सेल नहीं होता, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो वायरस को छोड़ के, राइट डाउन कर लो, वायरस को छोड़ के बाकी सब में सेल प्रेजेंट है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो चलो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं हाइटेड हूं, है ना, ये सबको कौन कंट्रोल करता है, सेल। जैसा सेल होगा वैसा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, वैसे हम काम करेंगे, वैसे हमारे बॉडी में फंक्शन होगा, है ना। तो चलो हम ये जानते हैं कि सेल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो यहां पे क्या लिखोगे, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ और बॉडी। मतलब कि हमारे शरीर का जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। मतलब कि हु डिसाइड्स स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि सेल वो चीज है जो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर को भी डिसाइड करता है, एज वेल एज कंट्रोल्स फंक्शनैलिटी। मतलब हमारा बॉडी काम कैसे करेगा वो भी ये सेल ही डिसाइड करता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, डेफिनेशन का मीनिंग समझ गया। हमारे बॉडी में कोई चीज काम कैसे करेगी वो सेल ही डिसाइड करता है, और बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप कैसा होगा वो भी सेल ही डिसाइड करता है। क्योंकि हमारा पूरा शरीर किससे बना है, सेल से बना है। जो चमड़ी दिख रही है ये सेल से बनी हुई है, ठीक है। इस बात को समझ के रखना। तो अब हम ये जानते हैं गाइस कि जो ये हमारे सेल हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये इनका कुछ तो अंदर से कैसे होते होंगे, इनके अंदर ऐसा क्या है जो सेल के अंदर होता होगा। तो चलिए समझ के लेते हैं इस चीज को। छोटी सी चीज है,
ध्यान देना अच्छे से। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना जरा सभी लोग अब यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है आखिर इसके अंदर, ठीक है। ध्यान दो, देखो तो अभी जो हमारा सेल है, ये सेल कैसे दिखता है, चलो ये जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार हमारा सेल अभी कैसे दिखता है। तो ये मान लो हमारा सेल हो गया, ठीक है। इसी के अंदर ये छोटा सा उसका न्यूक्लियस हो गया। अब थोड़ा बच्चों प्यार से बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा अंदर का कुछ पार्ट है, ये हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ये हमारा हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। और ये अंदर का जो पार्ट है, ये हमारा हो गया जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब थोड़ा समझ के लेते हैं कि इन सबका मीनिंग क्या होता है। तो इनकी चलो सबकी मीनिंग समझते हैं फटाफट, ठीक है। चलो आ जाओ। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। साइटोप्लाज्म क्या है? एम्प्टी स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड। इस बात को ध्यान देना। जेनेटिक मटेरियल क्या कंटेन करते हैं? जेनेटिक मटेरियल कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्या कंटेन करते हैं? क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू न्यूक्लियस, है ना। इस चीज को ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। समझ गया अच्छे से। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पे आपको लिखवा के दे दी, इनको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख के फिर हम अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे आगे, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, एक एक चीज को समझ लो बच्चों, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। ध्यान देना, ये सब बहुत काम आएगा बायोलॉजी पढ़ने के लिए। लेक्चर 0 है तो धमाकेदार तरीके से सीख रहे हैं। तो अब जो ये अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल क्या क्या है। देखना ध्यान से, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं कि आखिर थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। तो जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या क्या कंटेन करता है? तो सबसे पहले इसमें होते हैं डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड और क्रोमोसोम्स। ये सब के सब हमारे इसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं। अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। ये सब कौन नोट डाउन करेगा? मैं, कि तुम करोगे? अरे ऑब्वियस सी बात है, तुम करोगे। नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो बैठ के भजन करोगे। ये वो विठले देवा माऊली आलिया गोलिया कैसा भगनी निरोपा मला ना येते पुढेच्या तुम्ही गाऊ द्या। चलो ठीक है, अभी यहाँ देखो। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान देते थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे फोकस करते हैं। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना जीना ठीक है। चलो इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ब्लैंक पेज चाहिए ना। आ जाओ, आगे समझाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब चीजों को समझ के लेते हैं। अब जरा ध्यान देना सभी लोग। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। अब हम जेनेटिक मटेरियल को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, तो यही था ना हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इस जेनेटिक मटेरियल में और क्या होता है बच्चों, बताओ? तो ये बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास। क्या कौन होते हैं? ये हो गए हमारे क्रोमोसोम्स। ये क्या है? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कौन से शब्दों से बना है? देखो बच्चों, बायोलॉजी को ब्रेक करो। बायोलॉजी का शब्द देखो मैंने ब्रेक करके बताया, बायोलॉजी, है ना। तो अगर तुम बायोलॉजी के हर एक शब्द को ब्रेक करने की कोशिश करो, इसको सीखो, लर्न करो, ये सब तभी आएगा जब तुमको वर्ड्स याद रहेंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड सेल्स, है ना, या कलर्ड बॉडी। सेल्स मत लिखो, कलर्ड बॉडी ऐसा। सोमा का मतलब होता है बॉडी, है ना। तो यहां पे सिर्फ इतना लिख देता हूं कि कलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्रोमोसोम्स क्या है? कलर्ड बॉडी।
है ना, इस चीज को, इसमें कलर बहुत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लो, अब आगे निकलते हैं। ये क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये यहां पे इसको कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स, ये होता है हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्रोमोसोम्स क्या है, कैसा है, कैफा रियलिटी में कैसे होता है, ये चीज समझते हैं। आपको बच्चों पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रियल में कैसे दिखते हैं? देखो मैं आ जाओ, आपको बताता हूं रियलिटी में। देखो तो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है इस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो मैं क्या बना रहा हूं, आप ध्यान से देखते चलो। ठीक है, क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से होते हैं, ध्यान से देखते चलो। बेलांची नागिन निघाली ऐ ऐ नागोबा डोलायला लागला। बेलांची नागिन निघाली नागोबा डोलायला लागला। बेलांची नागिन निघाली नागोबा डोलायला लागला। चलो देखो यहां पे अभी, तो ये इस तरीके से कुछ ये हमारा क्रोमोसोम्स का रियल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। अब इसको समझाऊंगा तब आप हैरान हो जाओगे। आ जाओ, ये सब समझना बहुत जरूरी है अगर हमें चैप्टर 1 अच्छे से सीखना है तो। देखो ध्यान देना, तो ये जो हमारा कंप्लीट पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड डीएनए। चलो डीएनए के बारे में ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन समझते हैं। आपने एक चीज क्या गौर किया बच्चों कि जो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम रियलिटी में कैसे दिखता है? ये क्रोमोसोम रियल में कैसे दिखता है? देखो हम तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे ही बना देते हैं, बट सच में देखो तो ये क्रोमोसोम पूरा डीएनए का शेप है। मतलब कैसे एक डीएनए, समझ गया ना, फीलिंग समझ गई ना कि डीएनए पूरा ऐसे राउंड 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 होके, पूरा राउंड 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 होके पूरा क्रोमोसोम बनाता है। मतलब क्रोमोसोम जैसी कोई चीज नहीं है, दिस इज डीएनए। डीएनए खुद को ऐसे स्पाइरल कर करके क्या बनाता है? पूरा क्रोमोसोम क्रिएट कर देता है। समझ गया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? इस तरीके से हमारा ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है ना? मतलब एक बात तो आपको क्लियर हो गई है ना कि ये डीएनए ही हमारा ऐसे खुद को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, थ्रेड जैसा होता है ना, धागे जैसा। तो ये खुद को ऐसे ऐसे गोल 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 करके इस तरीके से पूरा हमारा क्रोमोसोम बना देता है। तो डीएनए के बारे में जानते हैं चलो थोड़ा सा। तो डीएनए फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारा क्या होता है? इट इज सुपर मॉलिक्यूल। दूसरी चीज, डीएनए स्टोर्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ और बॉडी। ठीक है, लिखते चलो, हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना? बढ़िया, ध्यान देना। चलो आगे बात करें, डीएनए के बारे में और जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड को अपने पास रखता है ये? कौन से 4? चलो नाम बताओ सब लोग। तो पहला है प्यूरिन्स, सॉरी ये बाद में देखेंगे, सीधा नाम लिख देता हूं मेन वाला। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और लास्ट है हमारा थाइमिन। ठीक है, एक और होता है यूरासिल, वो आरएनए में होता है। आपको पता है आरएनए भी हमारा न्यूक्लिक एसिड ही कहलाता है, बट उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ गया अच्छे से सारी जानकारी, यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर? मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा अपने दिल को कमेंट बॉक्स में डाल दो, मजा आ जाएगा मुझे भी देख के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो कंप्लीट हमारा इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें से ये जो थोड़ा सा टुकड़ा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा, तो इसको हम कहते हैं बच्चों जीन। तो जीन डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, तो इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ध्यान देना, स्टोर्स जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्या स्टोर करता है ये? अपने पास जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। आप बोलोगे जेनेटिक कैरेक्टर्स में होता क्या क्या है? तो जैसे कि आईज कलर, हेयर कलर, है ना, और भी चीजें जैसे कि बॉडी हाइट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स में आते हैं, तो ये जीन ही स्टोर करता है। तो अब आपको एक बात समझ गई कि ये डीएनए हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए ही सब कुछ होता है।
ठीक है, सोचो, मतलब ये डीएनए ही हमारे बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। हमारी हाइट कितनी होगी, हम काम कैसे करेंगे, और हमारा बॉडी फंक्शन कैसे करेगा, है ना, समझ गया अच्छे से, हमारे बॉडी का कलर क्या होगा। मतलब कि अब आपको समझा बच्चों कि जो ये सेल होता है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर इसके सेल प्रेजेंट है, और सेल के अंदर कौन प्रेजेंट है, जीन या फिर डीएनए, जो हमारे बॉडी के सारे स्ट्रक्चर को अपने पास रखता है, पूरे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि जो बॉडी का जेनेटिक कैरेक्टर, यानी कि हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, हमारा शेप कैसा होगा, यानी कि हम कौन से स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे यहां पर जो डीएनए होता है इसके पास प्रेजेंट होती है। समझ गया? और यहां पर जो डीएनए है उसी से बनता है जीन। ये जीन होते हैं पर्टिकुलर हर एक चीजों के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए। ये बात आपने बाद में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी यहां इसको स्टॉप करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो सेल के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम बात करेंगे यहां पे जरा ध्यान दो, ये सेल के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब हम बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज पढ़ने जाएंगे। यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से सभी लोग। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूं, यह अभी किसी काम के नहीं है, इनको तो अभी सीखना नहीं है। चलो यहां देखो, देखो अभी तो यहां पे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि सेल के बारे में तो जान लिया, लेकिन आखिरकार हमारे शरीर के अंदर ये सेल किस तरीके से ग्रो करते हैं, आखिर ये सेल कैसे होते हैं, ये सब थोड़ा जानते हैं, और फिर अपने आप रिप्रोडक्शन टॉपिक में हम पहुंच जाएंगे। कैसे कनेक्ट करता हूं अभी देखते जाओ, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई? हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, और सेम चैप्टर नंबर 2 है, बस प्लांट की जगह में वहां एनिमल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। चलो तो जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, आ जाओ। तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई? इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन ऐसा है क्या कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो मर जाएंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं कहलाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, रिप्रोडक्शन सिर्फ जरूरी है, नहीं मिला तो मर नहीं जाएंगे, जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो पक्का मर जाएंगे, डाइजेशन नहीं हुआ तो पक्का मर जाएंगे, खा लिया निकाला नहीं, एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो पक्का मर जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एसेंशियल प्रोसेस है। समझ गया? इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो अब ये सीखेंगे कि कौन से टाइप के सेल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। बस इतना ही बताना था। अभी इस स्लाइड में फिर से आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए यहां पे फिर से आते हैं। ध्यान देना जरा अच्छे से किस तरीके से हमारी चीज को सीख रहे हैं। मुझे फिर से चाहिए रहेगी एक ब्लैंक स्लाइड। अब देखो यहां पे आ जाओ। अब हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कौन से सेल और कैसे कैसे करते हैं। इसमें सेल डिवीजन होता है, तो कौन सा सेल डिवीजन होता है ना, सेल के कौन से नंबर्स हैं, वो सब समझ के लेते हैं। ठीक है, देखो अच्छे से गाइस। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बच्चों ध्यान देना, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर 220 टाइप ऑफ सेल, 220 टाइप्स ऑफ सेल, है ना। 220 टाइप के सेल हमारे शरीर में होते हैं। लेकिन आपको पता है इन 220 टाइप ऑफ सेल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा है सोमैटिक सेल। कौन सा है? सोमैटिक सेल। दूसरा है हमारा जर्म सेल। तीसरा है हमारा स्टेम सेल। ठीक है, इस बात को जानिए, स्टेम सेल को हम रूट सेल भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे सेल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल हैं। बाकी के वैसे तो हमारी बॉडी में 220 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को ध्यान देना। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये जो सोमैटिक सेल है, ये जो हमारे जर्म सेल हैं, ये जो हमारे स्टेम सेल हैं, ये कहां होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, ये सब समझते हैं। तो उससे पहले भी एक चीज और जानते हैं कि यार जो ये सोमैटिक सेल है, जर्म सेल है, ये स्टेम सेल है, ये सबके सब डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। आप बोलोगे भाई यार ये डिप्लॉइड वगैरह क्या आपने बोल दिया, ये तो हमको समझ में ही नहीं आया।
ठीक है, आ जाओ हम ये सीखते हैं। तो ये सब जो डिप्लॉइड मैंने बोला ना, ये जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, इसके बारे में थोड़ा अभी जानकारी लेंगे। ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। अभी हमने सीखा ना कि ये जो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा सेल डिप्लॉइड होगा और कौन सा सेल हैप्लॉइड होगा। ये लिख लो, कहीं हिंदी में लिख लेने का, ठीक है। मैंने नोट्स बताई थी कैसे बनानी है। तो चलो अब समझ के लेते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से कि ऑन द बेसिस ऑफ, मैं क्या लिखने जा रहा हूं समझ के लेना। ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सेल। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है किसी सेल में, उसके बेसिस में हमारे यहां पर सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसे कि एक टाइप है हमारा सेक्स सेल और दूसरा है हमारा ऑटोजोम्स। इस बात को ध्यान देना। हम लोग यहां पर सेक्स सेल्स को एलोजोम्स भी कहते हैं, इस चीज को समझ के रखना, ठीक है। चलो अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे। जो हमारे एलोजोम्स हैं ये हमारे हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और जो ऑटोजोम्स हैं ये हमारे डिप्लॉइड होते हैं। इस बात को समझ के रखना। तो ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड का क्या चक्कर है? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पर ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिसाइड होते हैं, है ना। सेक्स सेल और ऑटोजोम्स पाए जाते हैं। चलो बात करते हैं ये सेक्स सेल का काम क्या है ना। तो ये क्या होते हैं जरा ध्यान देना यहां पे, यूज्ड इन रिप्रोडक्शन। अब आया मजा बच्चों, कहां पहुंचने वाले हैं हम, है ना। और इनका काम क्या होता है? यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि आंखें हैं, बॉडी है, कलर है, नाखून है ना, इस पूरे स्किन है, ये सब कुछ ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलिए अब आगे थोड़ा सा और सीखते हैं, यहां पर कुछ और जानकारियां लेते हैं। यहां पे जरा समझ के लेना अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और आगे लेना पड़ेगा इसको, ऐसे। चलो ध्यान देना आप अच्छे से। चलो लिसन केयरफुली प्लीज, ध्यान दो। अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस चीज को, ध्यान दो अच्छे से। प्लीज लिसन केयरफुली। कॉन्सेप्ट बैच ओपन इन द चैट। चलो देखो यहाँ पे सभी लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे सेक्स सेल और ऑटोजोम्स। ये तो हमने सीख लिया कि ठीक है, ऑटोजोम्स पूरे बॉडी के चीजों को डिसाइड करता है और बाकी का सेक्स सेल जो हमारे सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम आता है। अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी सेल के अंदर अगर मान लो बच्चों 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और किसी किसी सेल के अंदर सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो जिसके अंदर 46 है उसको हम 2 into 23 लिख सकते हैं क्या? 2 into 23 लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू 23 होता है, क्या बोलूं मैं? अगर n इज इक्वल टू 23, फॉर एग्जाम्पल के लिए n का मतलब 23 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिर्फ n हो जाएगा। ठीक है। तो जिस भी बच्चों ध्यान देना, जिस भी सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। और जिस भी सेल के अंदर सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। समझ गया अच्छे से? क्लियर हो गई बातें? ये बातें क्लियर, जिसको नहीं मालूम है वो सब याद रखने का। ठीक है। 2 into 23, 2n डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड सब पता होना चाहिए। तो अब समझा कि जो सेक्स सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि यूज्ड इन रिप्रोडक्शन। इन्हें रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, आगे बताऊंगा। रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। ऑटोजोम्स, जिनसे हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और इनसे सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड होते हैं। इस तरीके से आपको ये सब कुछ ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा सेल डिप्लॉइड होगा और कौन सा सेल हैप्लॉइड होगा। इस बात को आप ध्यान रख लो अच्छे से। क्लियर हो गया माइंड में? चलिए, ये सब आपको पता हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और एक चीज समझ के लेते हैं, जरा यहां पे ध्यान देना अच्छे से। ठीक है। आप थोड़ा सा जानेंगे सेल डिवीजन के बारे में, फिर कूदेंगे अपने चैप्टर में। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, देखो आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि सेल डिवीजन भी हमारे लाइफ का एक प्रोसेस है ना। ध्यान देना अच्छे से कि सेल डिवीजन भी हमारे एक लाइफ का प्रोसेस है ना। ये क्या है? हमारे
इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का प्रोसेस है ये। दूसरी चीज हेल्प्स इन ग्रोथ, ध्यान दो, हेल्प्स इन ग्रोथ, हीलिंग, मतलब कोई घाव लग जाए तो उसकी हीलिंग में, है ना, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नए नए सेल्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये हमारा सेल डिवीजन है, ठीक है। सेल डिवीजन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो टाइप्स इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। कौन से दो इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स है? एक है हमारा माइटोसिस और दूसरा है हमारा मियोसिस, ठीक है। आ जाओ इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। ध्यान देना बच्चों, हम अपने चैप्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही देखेंगे। तो मियोसिस ऑकर्स इन, कौन से सेल में मियोसिस होता है? ऑकर्स इन जर्म सेल, ध्यान देना अच्छे से। और जर्म सेल बच्चों कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, याद रखना, ये सही है। आगे बात करते हैं माइटोसिस। कुछ बच्चे बोलते हैं जर्म सेल हैप्लॉइड होता है, तुम पागल हो गए हो, अभी मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। माइटोसिस की बात करते हैं तो ये कहां होता है? ऑकर्स इन सोमैटिक सेल। कहां होता है ये? सोमैटिक सेल में। इस बात को ध्यान देना, सोमैटिक सेल में कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से? इतना क्लियर है? चलिए अब जानते हैं माइटोसिस करता क्या है। फॉर्म्स डुप्लीकेट सेल, मतलब अगर मान लो कोई सेल बच्चों अगर डिप्लॉइड है तो उसको वो तुरंत डिप्लॉइड ही दो डुप्लीकेट कर देगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर सेम है ना, मतलब 2n का मतलब 46 होता है, अब समझ में आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस चीज को ध्यान देना। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ। क्लियर है? यानी कि अगर एक सेल है जिसके अंदर जो डिप्लॉइड सेल है, अब मान लो ये डिप्लॉइड सेल कोई और नहीं, मान लो जर्म सेल है, क्योंकि ये सिर्फ जर्म सेल में ही तो होता ही है हमारा सेल मियोसिस। तो ये जर्म सेल है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? ये हमारा हैप्लॉइड बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा? हैप्लॉइड, ये गैमेट्स कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका यही काम ही है ना। तो इस, अरे यार क्या लिख दें, तो ये क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्योंकि हैप्लॉइड सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। देखो 23 हो गए। लेकिन यहां पे ये कैसा था? ये डिप्लॉइड था। डिप्लॉइड में कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सारे के सारे जर्म सेल का मियोसिस करके हैप्लॉइड बना दोगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। डुप्लीकेट कर देता है ये, लेकिन ये आधे कर देता है। इस चीज को ध्यान देना। चलिए अब यहां तक की सारी बातें बच्चों क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? समझ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी अगर अब तक आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो, क्योंकि एक एक चीज को मैंने बेसिक से आप लोग को समझाया है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मैंने छोड़ी हो अब तक। ठीक है, ध्यान देना। इसलिए कहता हूं कि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। पढ़ेंगे सब तभी तो आगे बढ़ेंगे। पूरा महाराष्ट्र पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट बैच के साथ, ठीक है, ध्यान देना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाया है, पूरा बेसिक से यार। लेक्चर 0 है, सब आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम में ही डीएनए है, ये सब आपको मालूम है ना, ये सब पता चल चुका है ना। ये सब कुछ आपको समझ गया कि सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के ग्रोथ के लिए, है ना। तो चलो हम फिर से अपने उसी पुराने टॉपिक में आते हैं यहां पर। चलो अब इसका मीनिंग थोड़ा समझेंगे। थोड़ा सा मैं मेरी पेन को कर लेता हूं छोटा और यहां पे लिखूंगा थोड़ी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो तो सोमैटिक सेल क्या है? तो सोमैटिक का मतलब होता है, सोमा का मतलब होता है, अभी बताया था क्या होता है सोमा का मतलब? बॉडी, है ना। यानी कि जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। द सेल विच defines structure of the body, समझा? जर्म सेल, ध्यान देना अच्छे से। helps in formation of gametes। अब बच्चों बढ़ रहे हैं ना हम अपने रिप्रोडक्शन की तरफ, ये सारा बेसिक्स आना चाहिए।
और स्टेम सेल, एवरी सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम सेल, सारे सेल इसी से बने हुए हैं। इस बात का ख्याल आप लोगों को रखना है, मतलब कि हमारे जितने भी सेल हैं वो सबके सब सेल इसी स्टेम सेल से बने हैं, चाहे वो जर्म सेल हो, सोमैटिक सेल हो, सारे सेल। तो स्टेम सेल सबका पापा है, मतलब स्टेम सेल इज अ रूट सेल जिससे सारे सेल बनते हैं हमारे शरीर के अंदर। आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे एक बात समझाओ कि भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है कि दुनिया के सारे सेल इसी स्टेम सेल से बने हैं। जर्म सेल तो गैमेट बनाता है, सोमैटिक सेल से हमारे बॉडी के पूरे शरीर बने, जैसे ये सब सोमैटिक सेल से बना है। लेकिन जो हमारे गैमेट्स होते हैं, अब दिखा नहीं सकता ना, ठीक है, तो जो गैमेट बने हैं वो सारे के सारे जर्म सेल से बनते हैं, समझा, ध्यान देना। और स्टेम सेल से ये सारा सब कुछ स्टेम सेल से फॉर्म होता है, जैसे ब्रेन के सेल, हार्ट सेल, लिवर सेल, ये सब कुछ उसी से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्टेम सेल से सारे सेल कैसे बनते हैं, समझाऊं अच्छे से। चलो, तो उसके लिए अब आना पड़ेगा हमें अपने रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, ठीक है। चलो समझाऊं अच्छे से, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बच्चों आपने नोट्स बनाया अच्छे से, जो भी मैंने अब तक लिख के दिया आपको, है ना, आपने हर एक चीज के बारे में लिखा, इंफॉर्मेशन बाजू बाजू में, है ना, पूरा ऐसा पूरा आप भी फ्लो चार्ट बनाना सीखो। एक दो दिन ना परेशान हो जाओगे कैसे बनाऊं, वो मेरी नोट वाली बुक देख लो, है ना, हमने दिखाई थी कि कैसे बच्चे लोग नोट्स बनाते हैं, आपको भी वैसे ही नोट्स बनानी है, ठीक है। जो लिखवाता हूं उसी तरीके से आप शुरू करोगे, मैं पूरा फ्लो चार्ट से भर देता हूं, है ना। तो आप सोचते हो मैं कहां से शुरू करूं, तो आप भी वैसे ही शुरू करो, आपका भी दिमाग एकदम क्रिएटिव होना चाहिए, आप भी वैसे लिखना शुरू करो, है ना, तो तभी तो आगे बढ़ोगे। और उसी का उसमें मीनिंग लिखो ब्रैकेट में, है ना, कलर्ड पेन यूज करो, बहुत मजा आएगा लिखने में। अभी तो आगे डायग्राम्स में भी बहुत मजा आएगा। तो इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट की हम शुरुआत कर चुके हैं, अभी हमने कर दिया, जस्ट अभी शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है। क्यों भाई, रिप्रोडक्शन जरूरी है, बच्चे सारे खुश हो गए, पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, मजा आएगा, है ना। चलो प्लांट पढ़ना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एनिमल में एक ही फर्क है कि एनिमल पास आके करते हैं, आय है आय है, प्लांट दूर से ही कर लेता है, आय है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस, इतना ध्यान देना है। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, आखिर रिप्रोडक्शन करना क्यों है, एसेंशियल है लेकिन जरूरी है ना, तो जरूरी क्यों है ना, ये समझते हैं अच्छे से। तो पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जानते हैं, तो यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से। तो फॉर्मेशन ऑफ, अभी एक क्वेश्चन अभी भी हमारा रेडी है, ध्यान देना कि स्टेम सेल कैसे दुनिया के सारे सेल को फॉर्म करता है। हमारे बॉडी के जितने भी बॉडी में सेल होते हैं सबको स्टेम सेल से ही फॉर्म होते हैं, वो कैसे होता है वो प्रूफ करना है, इसलिए अब हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अच्छे से जरा यहां पर, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम pre-existing species is called as reproduction, समझ गया, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। यहां पे कुछ अच्छे ऐसे भी लिखते, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हो तुम, कहीं भी लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज, ये स्पेसीज यहां ध्यान देना अच्छे से, दिस इज स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज, इस बात को समझ के रखना, ठीक है। चलो, इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। आप बोलोगे भैया ये प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो पहले से ही एग्जिस्ट हो, जो पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में रहता है, पहले से ही रहता है, प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में, अरे यार हिंदी इंग्लिश कैसे, तो प्रेजेंट है, एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे तुम भी नोट्स बनाने का, ठीक है। चलो, है ना, अब हम बात करते हैं कि स्पेसीज क्या होती है। हम पहले ये समझते हैं थोड़ा सा, तुम बोलोगे भैया स्पेसीज क्या है, तो जान लो, ठीक है। स्पेसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम जेनेटिक कैरेक्टर्स, है ना,
जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, इन सब की अलग अलग स्पेसीज है। कुत्ते को बिल्ली बोल सकते हो, बिल्ली को कुत्ता बोल सकते हो, हम इंसान को बंदर बोल सकते हो नहीं। बंदर की अपनी स्पेसीज है, इंसान की अलग है, घोड़े की अलग है, हाथी की अलग है, शेर की अलग है, चिड़िया की अलग है, कॉकरोच की अलग है, सबकी अपनी अलग स्पेसीज होती है। तो जिनकी जैसी स्पेसीज होती है उन्हीं स्पेसीज से नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है ना। कोई कोई टीचर ऐसे भी लिखवाता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्पेसीज में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं ना। तो ये बहुत ही एक्यूरेट डेफिनेशन होती है। चलो अच्छा, रिप्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द मोटो? मोटो ऑफ द रिप्रोडक्शन क्या है? मोटो मतलब क्यों रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्यों करना है भाई? आप बोलोगे मजा आता है उस मजे के बाद जो मिलता है वो भी जरूरी है ना, ठीक है। तो मोटो क्या है रिप्रोडक्शन का? तो मोटो फॉर दी मैं बोलता हूं भाई, पहले ही बोलता हूं, ईयरफोन जरूरी है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, नहीं तो स्पेसीज मर जाएंगी, इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? हम इसके लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ गया अच्छे से? तो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो दुनिया में हमारे पेरेंट्स पहले से प्रेजेंट हैं, उन्हीं पेरेंट्स से हम नए लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिर हम पेरेंट बनते हैं, फिर हमसे कोई आता है। तो एक ना एक दिन तो ये होना ही है ना। तो ये एक लिविंग सेल एसेंशियल प्रोसेस है, इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। क्लियर हो गई बातें सारी की सारी? किसी को कोई डाउट है यहां तक? इस बात को ध्यान देना। चलिए, अब आपको रिप्रोडक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, चलो समझते हैं। वही तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन अभी वो एक क्वेश्चन था ना कि स्टेम सेल से ही सारे सेल कैसे बनते हैं, वो सिखाओ भैया, है ना। चलो तो आ जाओ बच्चों, अब एक कुछ नोट पॉइंट कर लो। नोट, फिर हम जानेंगे लोअर और हायर प्लांट का मतलब क्या है। ध्यान देना। अच्छा अभी बता दूंगा मैं पहले नोट पॉइंट कर लो। चलो तो नोट अब यहां पे सीखते हैं। चलो देखो बच्चों, हमने बचपन में सीखा था, जरा ध्यान देना अच्छे से। जो लिख रहा हूं यहीं पे पूरा समझा दूंगा, ध्यान देना, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। नहीं तो एक काम करता हूं, यहां पे नहीं लिखता हूं, आ जाओ नए पेज में, आ जाओ यहां पे आ जाओ। देखो तो हम लोग जानते हैं भाई कि हमारे इंसानों के अंदर बात करते हैं, ठीक है। एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। पता है कि नहीं पता है? अच्छा, अब सीखते हैं कि ये मेल गैमेट कहां से फॉर्म हुआ था। तो ये मेल गैमेट फॉर्म हुआ था जर्म सेल से। कहां से फॉर्म हुआ था? जर्म सेल। जर्म सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ये हम जानते हैं। तो इनका हमने क्या कर दिया? इनका हमने मियोसिस कर दिया। तो जब हमने इनका मियोसिस किया तो हमें क्या मिल गए? ये सारे के सारे हैप्लॉइड गैमेट मिल गए। मैंने यहां गेम लिख दिया है, फीमेल तो गेम, क्या यार, क्या गुंडा बनेगा प्रशांत। तो ये गैमेट है चलिए, तो ये मेल गैमेट, तो ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ये हमें मालूम है ना। यही होता है ना सारा प्रोसेस। चलिए अच्छा, ये आप बोलोगे भैया ये जर्म सेल कहां से आते हो, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये आगे चल के क्या होते हैं बच्चों? फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज। फ्यूज का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये क्या बनाएंगे? यहाँ पे जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2n, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? फ्यूजन हुआ और इससे क्या बना? जाइगोट बना। बच्चों आपको पता है आने वाले 7 डेज, जब किसी फीमेल के अंदर 7 दिन हो जाते हैं फ्यूजन के, तो यहां पे फॉर्म हो जाता है एक एम्ब्रायो। क्या फॉर्म होता है? एम्ब्रायो फॉर्म होता है। इंसान कैसे बनता है मैं वो समझा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ये एन मिलके 2n बना दिए, जाइगोट फिर से डिप्लॉयड सेल है। तो कभी किसी ने पूछा कि जाइगोट कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे? कि ये एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। और ये जो दोनों के दोनों थे, ये कैसे सेल थे? ये दोनों के दोनों कैसे सेल हैं, ये बताओ। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों कैसे सेल हैं? ये दोनों के दोनों हमारे हैप्लॉइड सेल हैं, हैप्लॉइड सेल हैं। समझ गया? इनके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 23, इधर 46। तो 7 दिनों के बाद क्या बनता है? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो भी डिप्लॉयड ही रहेगा, अब सारे सेल डिप्लॉयड रहेंगे। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो तो अब बच्चों क्या होगा? ये एक बच्चा बन गया, एक इंसान बनने वाला है ये आगे चल के, ठीक है, मान लो। तो अब इसी से क्या बनेगा? अब इसका डेवलपमेंट होगा मदर के वंब में। तो इसी से क्या बनेगा? वापस से नया जर्म सेल बनेगा। इसी से क्या बनेगा बच्चों? हार्ट का सेल बनेगा।
इसी से क्या बनेगा बच्चों, लीवर का सेल बनेगा, लीवर सेल। इसी से क्या बनेगा, लीवर भी बनेगा ना, तो लीवर सेल बनेगा। लीवर सेल को हेपेटिक सेल भी कहते हैं, हेपेटिक सेल। ठीक है, उसके बाद हमारे बॉडी में न्यूरल सेल भी बनेगा, ब्रेन का। हमारे बॉडी में नेफ्रॉन्स बनेंगे, हमारे बॉडी में स्किन बनेगी, मतलब कि एपिडर्मल सेल भी बनेगा। तो इसी से सब बनेंगे ना सारे सेल। फिर अब तुम ही बताओ, जैसे कि मान लो अब हार्ट कैसे बनता है, मान लो हार्ट है, तो यहां पे क्या होगा, मियोसिस हुआ था बच्चों, आपको समझ गया ना, लेकिन अभी यहां पे हार्ट बना है। तो मान लो ये एम्ब्रायो से एक हार्ट सेल बन गया, ये एक हार्ट सेल बन गया, तो ये हार्ट खुद को क्या करेगा, खुद को और एक दूसरा हार्ट बनाएगा, दूसरा सेल बनाएगा, फिर एक और सेल बनाएगा, एक और सेल बनाएगा, ऐसा करते 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 करते, ऐसे करते 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 पूरा का पूरा ऐसे हमारा यहां पर हार्ट क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमारा रियल हार्ट बना रहा हूं मैं, वो तुमको लग रहा है कि वैसा है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, तो वो आपको समझ के रखना है। समझा कि नहीं समझा? इस तरीके से हमारा रियल हार्ट होता है। ठीक है, बस इसे चिंदी से बना दिया हूं, समझ जाओ बस। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तो ये जो हमारा एक सेल है, ये हमारा वो एक हार्ट सेल था, जो किससे बन के आया था, एम्ब्रायो से बन के आया था, है ना। और ये हमारा जो ये हार्ट सेल बना है, तो ये सारे के सारे देखो एक ही सेल पहले बनाना, इस अभी 9 महीने तक बेटे का ग्रोथ होता है मम्मी के पेट में, तो एक सेल हमारा जो है ये एक सेल बना था एम्ब्रायो से। अब उस एक सेल ने खुद को डुप्लीकेट किया ना, तो मतलब कि यहां पर एक सेल से दूसरे सेल बनाने के लिए क्या हुआ होगा, माइटोसिस हुआ होगा। ध्यान देना, तो याद रखना बच्चों कि सिर्फ मियोसिस जर्म सेल से जब गैमेट बनता है, हैप्लॉइड सेल बनते हैं यानी गैमेट होते हैं वही, तो हैप्लॉइड सेल जब बनते हैं या गैमेट बनते हैं तभी मियोसिस होता है, वरना मियोसिस और कभी नहीं होता। इसीलिए तो मैंने यहां पे लिखा था ना तुम लोगों को, कहां लिखा था मैं, कि जो हमारा मियोसिस होता है वो कहां होता है, देखो मैंने लिखा था ना कि जो मियोसिस है वो सिर्फ जर्म सेल में होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है, इस बात को समझ के रखना अच्छे से, क्लियर है? तो मियोसिस सिर्फ जर्म सेल, लेकिन माइटोसिस कहां होता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ देने के लिए, बॉडी बड़ी हाइट बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, है ना। तो एक ही सेल बना और उस एक सेल से हजारों सेल बन गए और एक ऑर्गन बन गया। हार्ट हमारा एक ऑर्गन है, समझा कि नहीं समझा? इस बात को ध्यान, तो माइटोसिस होता है। ऐसे लीवर सेल से, लीवर की सेल बहुत से डुप्लीकेट लीवर बना दिया, लीवर इधर होता है, हार्ट इधर होता है। ठीक है, इधर पे इधर हार्ट है, इधर लीवर है। क्लियर है ना? क्या करो, ब्रेन ऊपर है, किसी का घुटने में है तो बता देना। ठीक है, चलो क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को समझ के रखना अच्छे से। और बाकी इधर एपिडर्मल सेल है। तो एपी का मतलब क्या होता है, एबो। डर्मल मतलब होता है लेयर। ध्यान देना अच्छे से। नेफ्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, किडनी में, तो किडनी इनसे बनती है। न्यूरल सेल ब्रेन में होते हैं। ठीक है, जर्म सेल, अभी जर्म सेल क्यों बनाना है, क्योंकि वापस से उसको भी तो रिप्रोडक्शन करना है ना, तो उसके अंदर जर्म सेल रहेगा तभी तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनते हैं। अब फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट, मेल के अंदर मेल गैमेट, दोनों में मियोसिस होता है। तो माइटोसिस कब होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन में, ऑर्गन बनाने में, डुप्लीकेट करने में सेल को माइटोसिस, और गैमेट बनाने में मियोसिस। तो जब जब गैमेट बनाने की बात आएगी तब तब मियोसिस बोलने का और माइटोसिस इधर बोलने का। क्लियर है ना, याद हो गया ना? अब तुम मुझे बच्चों बताओ कि इसी एम्ब्रायो से हमारे बॉडी के सारे सेल बने ना, किडनी है, लिवर, हार्ट, ब्रेन, स्किन, बोन सेल, सबके सब सेल एम्ब्रायो से बने हैं। तो एम्ब्रायो को क्या बोलेंगे मेरी जान, क्या बोलेंगे एम्ब्रायो को? एम्ब्रायो इज एन रूट सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेम सेल। समझा क्या? समझ में आया क्या छोटे? तो ये हमारा क्या होगा, स्टेम सेल या रूट सेल होगा, और इसी सेल से हमारी पूरी बॉडी के सेल बने हैं। समझ में आया क्या? कमेंट में बोलने का। ठीक है, समझा? और इससे यह भी समझ गया कि हमारा माइटोसिस और मियोसिस कहां कहां होता है और बॉडी कैसे बनती है। पूरी 11वीं 10वीं सीख लिया, लेकिन ये अब तक नहीं सीखा था। समझ गया ना रिप्रोडक्शन? अब बच्चों हमें बस अब इस चैप्टर में प्लांट के बारे में फिलहाल सीखना है, लेकिन प्रोसेस तो यही होता है प्लांट में भी, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे। ठीक है, ध्यान देना। तो ये सारा जो प्रोसेस आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए बताना था कि रूट सेल से सब सेल बनते हैं, यही समझाना था। बाकी रिप्रोडक्शन पूरा कैसे होता है ये हो गया, ये हमें मालूम है
कि जर्म सेल से मियोसिस हुआ, फिर ये गैमेट बन गए, फिर दोनों जुड़ के फ्यूजन होकर जाइगोट बना दिया, एम्ब्रायो बन गया, एम्ब्रायो से पूरा बॉडी के सारे सेल डिवाइड होते हैं मदर के वॉम्ब में ही, और फिर उससे अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, फिर पूरी हमारी बॉडी बन जाती है, हम चलने फिरने लगते हैं, बढ़िया है ना, फिर हम पैदा हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर सेल डिवीजन होते रहे, माइटोसिस ही होता है फिर आगे, मियोसिस नहीं होता, मियोसिस तो सिर्फ गैमेट बनाने के लिए होता है। क्लियर है ना, यहां तक की बातें क्लियर हो गई अच्छे से? तो किसी को यहां तक कोई डाउट है? तो ये सारा चीजें हमने सीख ली। अब समझा ना, एम्ब्रायो हमारा रूट सेल है, स्टेम सेल है, उससे सारे सेल बनते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो इनमें से सोमैटिक सेल कौन सा है? तो दीज आर दी हार्ट है, ये सोमैटिक सेल है, ये लिवर, ये सब सोमैटिक सेल है। न्यूरल सेल, जर्म सेल, लिखेगा कौन? मेरा मुंह देख रहे हो तुम लोग, लिखो बैठ के ना, पेपर बुक नहीं बना अब तक, नोट्स नहीं बनाया। तो ये सब के सब कौन है? ये सब के सब हमारे सोमैटिक सेल हैं। दिस इज जर्म सेल, दिस इज यहां पर सोमैटिक सेल, और दिस इज जर्म सेल। जर्म सेल से कौन बनता है? गैमेट्स। वही गैमेट्स मिलके कौन बनाएंगे? यहां पर जाइगोट, जाइगोट से बनेगा स्टेम सेल, स्टेम सेल से क्या बनेगा? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, और जर्म सेल क्या करता है? वापस से जर्म सेल बॉडी खुद बनाने में हेल्प करता है, गैमेट। जर्म सेल से गैमेट बनेंगे, रूट सेल से सोमैटिक सेल बनेगा, और सोमैटिक सेल से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट एकदम चिंदी बना डाला रे। न्यू इंडियन एरा लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो क्लियर ना, माइटोसिस मियोसिस भी समझ गया, पूरा रिप्रोडक्शन तक आपको लाके रख दिया मैंने यहां पे, समझ गया ना? एक एक चीज, सब चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझेगा। चलो, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है समझ गया, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो समझ गया, और डिटेल में अभी सीखेंगे, वो तो अभी सीखते ही रहे, पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो लेक्चर 0 है ना अभी, ठीक है? तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, सेल क्या होता है वहां से शुरू किया था, सोचो ना, ठीक है? अब देखो रिप्रोडक्शन, अब ये लोअर एंड हायर प्लांट का मतलब क्या है रे बच्चा? तो नोट कर लो, थोड़ा सा नोट कर लो, पढ़ने में मजा आया ना, बस वही बहुत जरूरी है। तो लोअर प्लांट कौन होते हैं और हायर प्लांट कौन होते हैं? ये हायर प्लांट कौन होते हैं और लोअर प्लांट्स कौन होते हैं, ये बताओ। देखो भाई, तो जो लोअर प्लांट्स हैं और हायर प्लांट्स हैं, ये दोनों के बीच में कुछ जानते हैं। तो लोअर प्लांट्स वो होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, और हायर प्लांट वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं। ध्यान देना अच्छे से, फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि हिबिस्कस, हिबिस्कस, मैंगो भी फ्लावरिंग है, और भी एक दो नाम बताओ ना, लोटस, ये सब जिसको फूल आता है, और नॉन फ्लावरिंग जिसको फूल नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल तुम मुझे लिख के दिखाओगे, गूगल से ढूंढो, कहीं से ढूंढो, और मुझे तुम लोग कमेंट में बताओगे। तो लोअर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग है, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। इस बात को ध्यान देना अच्छे से। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक? लिख रहे हो कि मेरा मुंह देख रहे हो? बस लिखते जाया करो, ठीक है? तो इस बात को समझ के रखना। क्लियर है ना बच्चों? पक्का अच्छे से। तो ये सारी चीजें हमने अब तक डिटेल में सीख ली। सोचो हम कहां से शुरू किए थे, चलो रिवाइज करते हैं फटाफट एक बार। तो हमने शुरुआत किया था मेरे प्यारी सी फोटो से, मैं बहुत सुंदर हूं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना झूठा बोलता हूं ना मैं। देखो यहाँ पे तो बायोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी का थोड़ा ओरिएंटेशन देखा, कितने मार्क्स का आता है वो समझा, 200 पेज की बुक बनानी हो बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी में पूरा डेफिनेशन फिर से बताया। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सेल डिवीजन। ये लकड़ियां परफॉर्म नहीं करती हैं, सिर्फ लड़के परफॉर्म करते हैं। मैंने लड़कियां नहीं बोला, लकड़ियां बोला। लकड़ी तो नॉन लिविंग है ना यार, काट के फेंक दोगे, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थोड़ी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। तो लकड़ियां परफॉर्म नहीं करती हैं भाई, लड़के परफॉर्म करते हैं। ये मैंने बोल दिया है, ठीक है? अब तुम कुछ भी समझो मेरी गलती है क्या? बताओ, तुम ही मुझे बताओ, नहीं है ना मेरी गलती, ठीक है? हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, तो विद द हेल्प ऑफ सेल। सेल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कितने डिपेंड, अच्छा जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और सेल के कितने टाइप है, मतलब किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे, उस बेसिस पर हमारे दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में सिंगल और मल्टी में मेनी। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो राहुल है, राहुल की बॉडी कुछ ऐसे बनी है। उसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कट किया और कट करके साइड में देखा तो उसके अंदर सेल है।
सेल का डेफिनेशन सीख लिया और लेयर बनी होती है ऐसे इस तरीके से। सेल के अंदर देखा तो ये सब कुछ स्टडी कर लिया। सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारा यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे वो उसके अंदर इस तरीके से कुछ रियल में क्रोमोसोम दिखाई देता है। ये क्रोमोसोम का डीएनए है। डीएनए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के बारे में बता दी। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, स्टोर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। ये ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन का मतलब कि हमारे यही बॉडी के कलर, आई कलर, यही सब होता है, ठीक है। इसके छोटे से सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। इस बात को आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिविंग सेल के अंदर 220 टाइप के सेल होते हैं, जिसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सोमेटिक, जिससे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ये सोमेटिक सेल किससे बनता है? स्टेम सेल से बनता है। अभी सिखाया ना, अब तो तुमको सब आना चाहिए। और ये जो जर्म सेल है, इससे हमारा क्या बनता है? बॉडी का गैमेट बनता है। तो ये बॉडी के गैमेट्स बनाता है। गैमेट्स कहते होते हैं बच्चे हैप्लॉइड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। नोट कर लो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स सेल और ऑटोसोमल सेल होते हैं। ऑटोसोम से पूरी बॉडी, मतलब जो ऑटोसोमल सेल है पूरे बॉडी में होते हैं। सेक्स सेल सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं। वो समझ गया किधर होता है, बताऊंगा आगे चल के। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको पता है। जिनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड, जिसके पास सिर्फ 23 वो हैप्लॉइड, ठीक है। सेल डिवीजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। और सेल ग्रोथ, हीलिंग, किसी को घाव लग जाए तो हील हो जाता है, वो सब सेल डिवीजन से होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। टाइप्स, माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n का मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसी को डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो डिप्लॉइड सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक जर्म सेल है, क्योंकि मियोसिस सिर्फ जर्म सेल में होता है। तो जर्म सेल में होगा तो यहाँ क्या बनाएगा? ये गैमेट बनाएगा। आप समझ गया ना अच्छे से? ये क्या बनाता है? ये गैमेट्स बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगा हमेशा। तो मियोसिस सिर्फ गैमेट बनाने के काम आता है। और माइटोसिस पूरी बॉडी की ग्रोथ में, देखा ना हमने कैसे सोमेटिक सेल से, एक सिंगल सेल से हार्ट का इतना सारा सेल बन गया था, वो माइटोसिस से होता है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। अब हमने देखा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत की, हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये एक जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। स्पीसीज क्या होता है? एक ऐसी स्पीसीज क्या होती है, नाम है जस्ट, जिसमें बहुत सारे सेम जेनेटिक कैरेक्टर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कॉकरोच की स्पीसीज, हाथी की स्पीसीज, इंसान की स्पीसीज, बंदर की स्पीसीज, ये सब कुछ की स्पीसीज होती है। लड़कियों की एक अपनी अलग स्पीसीज है भाई। लड़कियां है ना, लड़कियों की अलग स्पीसीज है कि नहीं? तुम अलग स्पीसीज हो ना। हम तो इंसान है, तुम्हारा पता नहीं। तो रिप्रोडक्शन का मोटो क्या होता है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। इस चीज को ध्यान देना, नोट कर लो। लोअर प्लांट और हायर प्लांट क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान देना। अब बात किया हमने कि क्या होता है रूट सेल, उसके बारे में हमने यहाँ पे इस तरीके से समझा। और ये हमारा चैप्टर हो गया टाई टाई फिश। समझा? एक बात ध्यान देना, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? इस बात को ध्यान देना अच्छे से। और इसी के साथ आज हम इस प्यारे से अपने नन्हे मुन्ने चैप्टर के लेक्चर 0, जिसमें हमने सारे बेसिक्स को क्लियर कर लिया, मतलब अब कुछ नहीं बचा कि इस चैप्टर को सीखने के लिए और क्या चाहिए, सब कुछ सीख लिया। अब सिर्फ बचा है तो तुम्हारा रिवीजन। इस चैप्टर को तुम, इस लेक्चर को, सेशन को कितने लोगों को शेयर करते हो और कितना देखते हो और कितना नोट बनाते हो। एक 200 पेज की बुक बना लो सिर्फ मेरे लिए, और उसमें मस्त सारी नोट्स अपनी बनाते जाने का, लिखते जाने का, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 1 में, याद रखना। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर 1 की, और जिसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस तरीके से आगे पूरे प्लांट्स में डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। बस आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। चलो, तो जिसने भी इस लेक्चर को अच्छे से देखा है और नोट अभी भी नहीं बनाई, फिर से इस लेक्चर को देखो, बुक खरीद के लेके आओ और मस्त अलग अलग कलर की पेन खरीद लो, मस्त सुंदर हैंड राइटिंग में जो जो मैं लिखवाता हूँ लिखो, नोट डाउन करो, जो जो मैं बोलता हूँ लिखता नहीं उसको भी सुन के नोट डाउन करो, बुक की रीडिंग करो, उससे कुछ सीखने मिलेगा तो वो भी लिखो, ऐसे आगे बढ़ते रहो। कोई डाउट रहे तो कमेंट में लिखा करो, और लेक्चर कितना प्यारा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, बताए बिना जाना मत, वरना क्या कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। तो लिख देना, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह। सो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।